क्या नीतीश कुमार जिन लोगों की कुर्बानी लिए है या जिन लोगों ने नीतीश कुमार में अपनी आस्था व्यक्त की है, वो नीतीश कुमार उसके साथ पूरा न्याय कर पाएंगे? नीतीश कुमार ने किसे क्या दिया है, और जब जब नीतीश कुमार के करीब कोई समर्पण भाव से गया है तो उसका क्या हश्र हुआ है, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी खूंटा ठोकने के लिए तैयार खड़ी नजर आ रही है। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने पेच फंसा दिया है और पेच फंसेगा भी। सीट शेयरिंग के समझौते से लेकर के किन किन सीटों पे कौन चुनाव लड़ेंगे, ये बहुत बड़ा झमेला होने जा रहा है एनडीए गठबंधन के भीतर। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भारत लाइव देख रहे हैं और भारत लाइव में हम आपके सामने लेकर के हाजिर हैं भीतर की बात। आज भीतर की बात में हम आपको डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र की प्रक्रिया और लोकतंत्र का जो तकाजा है, उस तकाजे में जो चुनावी मंत्र और तंत्र है, जो पर्व है, इस पर्व को मनाने से पहले बहुत सारी तैयारियां होती हैं और वो तैयारियां बिहार के लिए भी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि अपने फायदे और नुकसान को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दल जिस तरह का खेल खेलते हैं, वो खेल अगर आप जरा सा भी कमजोर खिलाड़ी हैं या नौसिखिया हैं तो आप चूक जाइएगा और आपका विकेट डाउन हो जाएगा। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब जनवरी में इसी वर्ष नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल के आ रहे थे एनडीए गठबंधन में। 17 महीने तक वो महागठबंधन के साथ रहे और फिर उनको लगा कि 2024 के चुनाव के लिए उन्हें एनडीए गठबंधन में आ जाना चाहिए। इसके लिए एनडीए गठबंधन के तरफ से भी उनको बार बार निमंत्रण मिल रहा था। आ तो गए, लेकिन आने के साथ साथ उन्होंने कई लोगों की कुर्बानियां भी ले ली। कुर्बानी देने वालों में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे विधायक थे जो अपनी पार्टी में संतुष्ट भी थे और रात के अंधेरे तक, आधी रात तक वो अपनी पार्टी में पूरी तरह से समर्पित भाव से थे। लेकिन अचानक से जब सुबह हुआ और गिनती होने लगी कि किस पाले में कितने विधायक हैं, तो 7 विधायक उठ करके दूसरे पाले में चले गए थे और उन्हें सत्ता का समर्थन कर दिया था। ये कहानी तब से शुरू हुई और इस कहानी का पटाक्षेप अब नीतीश कुमार के साथ साथ कई लोग मिल करके करने वाले हैं। इन 7 की कुर्बानी, सरकार तो बन गई, सरकार बच गई, लेकिन इनकी कुर्बानी अब आगे क्या करेगी, क्या इनके साथ न्याय होगा, ये सभी बातें अब इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि कई महीनों से लगातार इनके सदस्यता को लेकर के जो आवेदन है वो विधानसभा अध्यक्ष को दिया हुआ है और विधानसभा अध्यक्ष इस पर कोई भी अब तक एक्शन नहीं लिए हैं, नोटिस तक जारी नहीं किया गया है। यानी कि सीधी तौर पे ये बात अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। विधानसभा अध्यक्ष के पाले में गेंद है और इस गेंद को वो किस तरफ फेंकते हैं ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्योंकि इस पर दबाव भी बनना शुरू हो चुका है। अब इसके आगे की पटकथा आपको अगर बताएं तो हम शुरुआत कर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार जिन लोगों की कुर्बानी लिए है या जिन लोगों ने नीतीश कुमार में अपनी आस्था व्यक्त की है, वो नीतीश कुमार उसके साथ पूरा न्याय कर पाएंगे? नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वालों पर कितना न्याय हुआ है, ये आपके सामने पूरा खाका है, पूरा डाटा है। नीतीश कुमार ने किसे क्या दिया है और जब जब नीतीश कुमार के करीब कोई समर्पण भाव से गया है तो उसका क्या हश्र हुआ है, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। आने वाले 2025 के चुनाव को लेकर के कई लोगों ने मंसूबे पाल रखे हैं, तो कई लोगों ने तो इसलिए पाला बदला था कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी मिल करके उन्हें लोकसभा के चुनाव में उस कुर्बानी का कहीं ना कहीं रिटर्न गिफ्ट देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जो पेच फंसा है उस पेच में नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी खूंटा ठोकने के लिए तैयार खड़ी नजर आ रही है। जिस तरह से नीतीश कुमार, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने पेच फंसा दिया है और पेच फंसेगा भी। सीट शेयरिंग के समझौते से लेकर के किन किन सीटों पे कौन चुनाव लड़ेंगे, ये बहुत बड़ा झमेला होने जा रहा है एनडीए गठबंधन के भीतर, जिसको लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी की सांस अटकी हुई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अब इस बार
जो चुनाव होगा, सीटें आएंगी, मुख्यमंत्री की कुर्सी का फैसला होगा, तो भारतीय जनता पार्टी का हक सबसे ज्यादा बनता है और उसकी दावेदारी भी सबसे ज्यादा प्रबल होती है। ऐसी स्थिति में उसे लगता है कि इस बार के चुनाव को जीतना बहुत जरूरी है और उस हिसाब से जीतना है जहां जहां उसके प्रदर्शन बेहतर हुए हैं। हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि चिराग पासवान ने और उपेंद्र कुशवाहा ने मिलकर के नीतीश कुमार की सीटें कम करवाई थी। लगभग 50 के आसपास ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर या तो आरएलएसपी के कारण या फिर चिराग पासवान के कारण नीतीश कुमार की हार हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुश्किल खड़ा इन दोनों ने जरूर किया है। हालांकि कई जगह पर इसका फायदा भी मिला है, लेकिन अधिकांश जगहों पर नीतीश कुमार को इसका नुकसान हुआ है। अगर हम बात करें इन 7 बागी विधायकों की, तो शुरुआत इसी बात से चल रही है कि क्या इन्हें इनका जो डिमांड था वो पूरा हुआ। इनसे कुर्बानी तो ले ली गई, लेकिन बदले में इन्हें मिला क्या? कुछ लोगों को बंगला देकर के मना लिया गया, कुछ लोगों को 20 सूत्री में सदस्य बना करके उन्हें उप मंत्री का दर्जा दे दिया गया। क्या इसी के लिए ये ट्रांसफर हुए थे? इसी के लिए ये पाला बदल के और अपने पार्टी से बगावत करके आए थे? ये सभी बातें कहीं ना कहीं पेच में फंसती हुई नजर आ रही है। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिद्धार्थ सौरभ, जो कांग्रेस छोड़ करके आए थे। पहले से भी कई तरह के इन पर विवाद होते रहे हैं, लेकिन उन सब विवादों से अलग एक विधायक के रूप में इन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया था और विक्रम से चुने गए थे। यहाँ के चुनाव में 2020 में जो परिणाम आए थे उसमें आपको पता है कि 86,000 से ज्यादा वोट लेकर के ये आए थे। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध इन्होंने चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी के अतुल कुमार को यहां तीसरे नंबर पर ठेल दिया गया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वाभाविक उम्मीदवार के तौर पर अनिल कुमार ने अपनी प्राथमिकताएं बता करके पार्टी पर दबाव भी बनाया था कि आप मुझे टिकट दें। उन्होंने 50,000 से ज्यादा वोट लाया है, लगभग 51,000 के आसपास उसके इर्द गिर्द उन्होंने वोट लाया था। यानी कि सीधी तौर पे अगर टक्कर में कोई था तो वहां अनिल कुमार थे। अनिल कुमार एक बार फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारने की कोशिश करेगी। अब सौरभ की बात आप समझ लीजिए। सिद्धार्थ सौरभ जो है वो बदल करके पाला तो इसलिए आए थे, उन्हें जहानाबाद या पाटलिपुत्रा से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जाएगा। ये संभावनाएं दूर दूर तक बलबती नजर आ रही थी, क्योंकि एक तरफ जहां नीतीश कुमार के उम्मीदवार जो जनता दल यूनाइटेड से थे, या तब तक आपने देखा होगा कि परिस्थितियां बहुत बदली थी। नीतीश कुमार के जो सांसद थे उन पर दबाव बहुत ज्यादा था और उन पर एंटी इनकम्बेंसी पूरी तरह से हावी थी। उनको लेकर के चुनाव से पहले, उनकी घोषणा होने से पहले ही विरोध काफी चल रहे थे। हालांकि नीतीश कुमार ने माना नहीं इस बात को। इससे लगता था सिद्धार्थ सौरभ को कि वो इसके प्रबल दावेदार होंगे और जहानाबाद में भूमिहारों का वोट लेकर के, जिस तरह से उन्होंने विधानसभा में भी बेहतर प्रदर्शन किया था, उसी तरह से वो लोकसभा में अगर उम्मीदवार बनाए जाते हैं एनडीए गठबंधन से, तो भूमिहारों का वोट उनके एक तरफ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो वही दूसरा ऑप्शन उनका था पाटलिपुत्रा का, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो 60 से ऊपर के उम्र के हैं, ऐसे 60-65 साल के सांसदों को इस बार विराम दिया जाएगा। लेकिन यह भी नहीं हुआ। यहां भी कहीं ना कहीं सिद्धार्थ सौरभ को बैकफुट पे रहना पड़ा और उनकी पहली मंशा तो पूरी नहीं हुई। अब आगे क्या होगा, उनके टिकट पर भी कहीं ना कहीं संशय के बादल मंडरा रहे हैं। दूसरा मुरारी गौतम, कांग्रेस ने इनको खूब मान सम्मान दिया, मंत्री तक बनाया, लेकिन ये टिक नहीं पाए। ऐसी जगह से ये चुनाव जीते थे, चेनारी, जहां से नीतीश कुमार के मजबूत दावेदार ललन पासवान चुनाव लड़े थे। ललन पासवान आज भारतीय जनता पार्टी में है और मुरारी गौतम का जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो ये कह रहा है कि ये वहां से बाहर तो निकले थे ये सोच करके कि सासाराम सुरक्षित सेट से इन्हें भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बना देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले से ही अपना मन बदल चुकी थी, मन बना चुकी थी और उसने मुरारी गौतम पर भरोसा नहीं किया। इसके पीछे का एक और कारण है कि यदि आप अपने लोगों से, जिनके साथ आप रहते हैं, जिस कुनबे में रहते हैं, उसके साथ जब बगावत कर देते हैं, उसके नहीं होते हैं, तो दूसरे खेमे में जब जाते हैं तो उसे भी आप पर संशय होता ही रहता है। इसलिए कोई बड़ी जिम्मेवारी देने से पहले बहुत बार सोचा जाता है और मुरारी गौतम कहीं ना कहीं इसके शिकार हुए। अब विधायक बनेंगे कि नहीं बनेंगे, उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा 2025 में, यह भी संशय में पड़ गया है, क्योंकि
एक तरफ उन पर अयोग्यता की तलवार लटकी हुई है। कांग्रेस के दोनों ही विधायक जिन्होंने बगावत किया है वो उस कोरम को एक तिहाई जो होता है संख्या उसको पूरा नहीं करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में नियमों का पालन नहीं हुआ है और 2/3 का कोरम पूरा नहीं होता, इसलिए इनकी सदस्यता पर भी खतरा है और कभी भी विधानसभा अध्यक्ष को यह फैसला लेना पड़ सकता है। एक टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम के बाद आपको देखने को ये सब कुछ मिलेगा। यानी कि सीधी तौर पे आप मान लीजिए कि मुरारी गौतम के लिए संशय के बादल है, क्योंकि ललन पासवान जो कि उनसे चुनाव हारे हैं और यहाँ चेनारी में जो हुआ था इसमें जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी तीनों दावेदार हैं। यहाँ की स्थिति ये थी कि 71,000 से ज्यादा वोट लेकर के आए थे मुरारी गौतम और दूसरी तरफ ललन पासवान जो दूसरे नंबर पर आए थे उन्होंने लगभग 53,000 के आसपास वोट लाया था। लोक जनशक्ति पार्टी को भी 18,000 वोट मिले थे और लोक जनशक्ति पार्टी भी इस बार दूसरे और तीसरे नंबर पे जहां जहां है उन सीटों पर अपनी दावेदारी बुलंद करेगी। ऐसी स्थिति में मुरारी गौतम के लिए यह मुश्किल हो सकता है। ये वो दो थे जो कांग्रेस छोड़ करके आए थे, लेकिन सबसे ज्यादा संकट और कष्ट जो राष्ट्रीय जनता दल छोड़ करके आए थे उनके साथ होने वाला है। इसमें सबसे पहले अगर नाम देखा जाए किसी का तो प्रहलाद यादव है। प्रहलाद यादव जहां से जीत करके आते हैं सूर्यगढ़ा से, वहां प्रेमरंजन पटेल भारतीय जनता पार्टी के बहुत कद्दावर नेता है, प्रवक्ता भी रहे हैं और अपने जातीय गठबंधन के तहत मजबूत पकड़ भी रखते हैं। जमीनी वोट उनके पास है और वो पहले विधायक रह चुके हैं। वो पिछली बार हारे थे और इस हार जीत का आंकड़ा जो है वो बहुत लंबा चौड़ा नहीं रहा था। आपको सीधी तौर पे बता दें कि इस बार प्रेमरंजन पटेल पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं और प्रहलाद यादव के लिए ये जो कुर्बानी है वो उनके लिए घाटे का सौदा भी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी इस बार उन पर भरोसा करती है कि नहीं करती है, ये बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि प्रेमरंजन पटेल सबसे उपयुक्त दावेदार और उम्मीदवार भी भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से मौजूद हैं। हार जीत अलग बात है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात मोकामा से नीलम देवी। हालांकि इसमें आपको पता होगा कि जब मुख्य चुनाव हुए थे 2020 के, तो वहां अनंत सिंह जीत करके आए थे, निर्दलीय थे, 78,000 वोट से जीत करके आए थे। लेकिन जब उपचुनाव हुए, अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा और बीच में उपचुनाव हुए, तो नीलम देवी वहां से मैदान में उतारी गई थी और नीलम देवी भी बहुत बेहतरीन ढंग से जीत करके आई। ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी, जिस ललन सिंह को समझ रहे हैं वो ललन सिंह नहीं, ये दूसरे ललन सिंह हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सोनम देवी को मैदान में उतारा गया था और नीलम देवी ने यहां से जीत दर्ज की थी। तब नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन में थे, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल की जीत हुई थी। और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा खेल कैसे खेला गया होगा। नीलम देवी को लेकर के बहुत जबरदस्त ढंग से चुनाव प्रचार भी किए गए थे। इन सारी परिस्थितियों के बाद अब अगर बात हम करते हैं शिवहर की, तो शिवहर से चेतन आनंद थे। चेतन आनंद वो शख्स थे जो रात में आधी रात तक बैडमिंटन खेलते, क्रिकेट खेलते हुए, गाना सुनते हुए नजर आए थे तेजस्वी यादव के साथ। लेकिन अचानक से सुबह होते होते सब कुछ बदल गया और रात के अंधेरे में ही उनके भाई ने केस करके उन्हें बाहर निकाला, जहां पर सारे विधायक बैठे हुए थे राष्ट्रीय जनता दल के, और वहीं से उनको जाना था विधानसभा में। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि चेतन आनंद जब विधानसभा पहुंचे तो वो अपने खेमे में नहीं जाकर के वो दूसरे खेमे में बैठे। और अब चेतन आनंद को लेकर के भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं कि शिवहर में आखिर होगा क्या। यहां भी आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ी थी। यहां से जनता दल यूनाइटेड 36,000 वोट लेकर के आई थी, तो 38,000 वोट लेकर के जो यहां से विजय पांडे हैं लोक जनशक्ति पार्टी से लड़े थे और इस सीट पर, शिवहर सीट पर अपनी दावेदारी, आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में आपने सुना भी होगा कि किस तरह से आनंद मोहन ने चिराग पासवान के ऊपर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उसके पीछे का कारण ये सब कुछ है। आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। शिवहर में चेतन आनंद को लेकर के अब संशय के बादल मंडरा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी अगर दबाव बनाएगी तो चेतन आनंद को यहां से
टिकट से बेटिकट होना पड़ सकता है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान इस बार एनडीए गठबंधन के सबसे मजबूत साथी है और उसके पास वोट है, जिस वोट से 2025 में सरकार बनाने का सपना देख रही है एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी। बात भभुआ की करें तो यहां से भरत बिंद है। भरत बिंद यहां से मजबूती से चुनाव लड़े थे और इन्होंने भी पाला बदला था। अब इनके साथ स्थिति यह है कि भरत बिंद के साथ जो चुनाव हुआ था भभुआ में, इस भभुआ के चुनाव में रिंकी पांडे चुनाव लड़ी थी। रिंकी पांडे को 47,000 वोट आए थे जो बीजेपी से थी, और आरएलएसपी से यहां से वीरेंद्र सिंह लड़े थे चुनाव, 37,000 वोट इनको आए थे। अब आप समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से आरएलएसपी की दावेदारी यहां बड़ी बनती है। भारतीय जनता पार्टी अगर यहां चुनाव नहीं लड़ पाती है तो ऐसी स्थिति में जब डिमांड अपनी मजबूत रखेंगे, खूंटा ठोक देंगे, तो ये सीट भभुआ की, चूंकि जहां से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ते हैं उसके इर्द गिर्द का ये क्षेत्र, तो इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा यहां से अपनी दावेदारी रखेंगे। अब इसके साथ साथ एक और सीट है मोहनिया, जहां से 7वीं जो है बगावत करने वाली राष्ट्रीय जनता दल की 5वीं सदस्य है संगीता कुमारी। संगीता कुमारी मोहनिया से चुनाव लड़ती है, रिजर्व सीट था, और यहां भारतीय जनता पार्टी के निरंजन राम को 49,000 वोट मिले थे, जबकि संगीता कुमारी को 61,000 वोट मिले थे। और यहां भी आरएलएसपी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, लगभग 40,000 के आसपास वोट लाया था। यानी इस सीट पर भी दावेदारी मोहनिया में आरएलएसपी यानी आरएलएम, जो वर्तमान उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, वो कर सकती है। यानी सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा मामला उलझा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 7 बागी हैं, इन पर विधायकी और सदस्यता टिकट मिलने का खतरा मंडरा रहा है। इसमें से अधिकांश लोग आए थे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, जिसमें हमने आपको बताया कि मुरारी गौतम लड़ना चाहते थे। इसके अलावे सूर्यगढ़ा से जो प्रहलाद यादव थे वो भी लड़ना चाहते थे। संगीता कुमारी को भी ऐसा लगता था कि उन्हें भी सासाराम से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन इन सभी के सपने चकनाचूर तो हुए ही। अब आगे इनके विधायक बनने पर भी कहीं ना कहीं तलवार लटकी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो एनडीए के घटक दल हैं, वो अपने पुराने कैडर पर भरोसा करेंगे या फिर पाला बदल के आने वाले इन 7 विधायकों पे। यह बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब हर कोई खोज रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार जिस तरह से 5 दल एनडीए गठबंधन में है और पांचों की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, दबाव है, दावा है और वोट बैंक है, उस वोट बैंक से कोई समझौता नहीं करेंगे ऐसा प्रतीत होता है। यानी कि कहीं ना कहीं इन 7 में से अधिकांश लोगों की उम्मीदवारी पर तलवार लटक रहा है। यानी कि लालच जो होता है ना, लालच में दोनों गई माया मिली ना, राम वाली हाल है। तार पर से गिरे खजूर पर अटके वाली बात है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। इसमें से चेतन आनंद ने तो अपनी मां को उम्मीदवारी भी दिलवा दी, लोकसभा जीत करके भी चली आई, और आनंद मोहन जेल से भी आ गए। बाकी के लोगों का क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं नीलम देवी भी सफल रही हैं, क्योंकि अनंत सिंह अब जेल से बाहर हैं। अगला चुनाव संभावित है कि अनंत सिंह ही लड़ेंगे। क्या होता है ये तो देखने वाली बात है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इन 7 लोगों पर तलवारें लटक रही हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। ये विश्लेषण कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।